फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह डिलाइट आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक नंबर 2 को कवर करेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसके चैप्टर नंबर 1 को हम आज लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट होगा सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए, आज हम जानेंगे कि हम आखिर इसका जो पूरी बुक का बेसिस है ना, वो उपनिवेशवाद के ऊपर है। क्यों हम उपनिवेशवाद के ऊपर ले रहे हैं? क्योंकि ये कोई इतिहास का मुद्दा नहीं है। आज अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो किसी न किसी रूप में आपको उपनिवेशवाद जरूर मिलेगा, उसका प्रभाव जरूर मिलेगा। तो यानी कि उपनिवेशवाद के कारण जो हमारे आए परिवर्तन है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्पेशली हम किसे पढ़ेंगे? औद्योगिकीकरण के बारे में और नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में इसमें पढ़ेंगे और फिर हम इसके उपनिवेशवाद से जो आए सांस्कृतिक परिवर्तन है उसको चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। तो होता क्या है उपनिवेशवाद? सीधी सी बात है कि एक स्तर पर अगर एक देश है, उसका दूसरे देश पे शासन हो रहा है तो वो उपनिवेशवाद माना जाएगा। ठीक है, और हमारे देश में तो कई समूहों और शासन लोगों ने या देशों ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया है, लेकिन जो ब्रिटानी उपनिवेशवाद है ना, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, इसका प्रभाव काफी गहरा पड़ा। ठीक है, हमारे यहाँ। और ब्रिटानी उपनिवेशवाद होता किस पर आधारित था? पूंजीवाद पर आधारित था। पूंजीवाद देखिए, हमने ऑलरेडी आपको क्लास नंबर 12 में चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। क्या होता था? ये कैसी आर्थिक व्यवस्था होती थी जिसमें उत्पादन का जो साधन का जो स्वामित्व था ना, वो कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा किस बात होड़ लगी रहती है? मुनाफा कमाने की। यहाँ व्यक्ति समूह सभी लोग अपना अपना प्रॉफिट कमाना चाहते होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पूंजीवाद। और एक चीज और कि जब पूंजीवाद आया और पूंजीवाद से पहले की जो कंडीशन थी हमारे भारत की, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी सिस्टम चल रहा था ना, तो उसमें जो इकोनॉमी जो आर्थिक आधार था, उसमें शासक बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन जब पूंजीवाद व्यवस्था आ गई थी ना, तो इसका आर्थिक व्यवस्था पे काफी प्रभाव पड़ा है, इवन काफी चेंजमेंट्स है। इसके बारे में और पढ़ते हैं कि देखिए उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा था। पहला प्रभाव तो यही पड़ा था कि भूमि संबंधी इन्होंने नियम बदल दिए थे। भाई, भूमि स्वामित्व का निर्धारण किया, फसल का निर्धारण करने लगे, कौन सी उगाएंगे कौन सी नहीं उगाएंगे। ठीक है, और उत्पादन की प्रणाली और वितरण के तरीके में बदलाव कर दिए, जंगलों के लिए कानून ला दिए, भूमि को आरक्षण कर दिया गया। भाई, आरक्षित कर देंगे तो फिर उसमें लोगों को आना जाना, जो जंगलों में आश्रित लोग होते हैं उनका आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो क्या हुआ? पशुओं के लिए जो चारा इकट्ठा करना था वो दुर्लभ हो गया। पेड़ों की कटाई और शुरू कर दी, बागानों में चाय और नील की जबरदस्ती खेती करवाने लगे ये लोग। रेलवे का विस्तार हुआ। ठीक है, और क्या हुआ कि आप बता सकते हैं कि पहली रेल कौन सी चलाई गई थी जब उपनिवेशवाद के बारे में आई थी? ठीक है, मुंबई से ठाणे वाली बात थी, लेकिन अच्छा चलिए बता दीजिए किस सन में चलाई गई थी। और बात बताते हैं कि उपनिवेशवाद में लोगों की आवाजाही बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जैसे कि अगर असम है, असम में जाकर के चाय की खेती करनी है तो झारखंड के लोग मजदूर के रूप में वहां जाने लगे। ठीक है, अगर इंटरनेशनली भी बात करें तो हमारे यहाँ के जो मजदूर थे उनको अमेरिका, अफ्रीका और एशिया वगैरह जैसे देशों में भेजा जाने लगा। नए मध्यम वर्ग की शुरुआत हो गई। मध्यम वर्ग का मतलब क्या? ये वो पेशेवर लोग थे जैसे कि डॉक्टर हैं या वकील हैं, जिन्हें ना ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद थे वो अपनी सेवा के लिए चुनते थे। ये वो मध्यम वर्ग के लोग थे। ठीक है, और क्या हुआ? पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ। देखिए, उपनिवेशवाद ने जो पश्चिमी शिक्षा का विकास किया था वो इसलिए किया था ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो इनकी मदद कर सके, इनको सहयोग बना सके, ताकि उपनिवेशवाद क्या हो, लंबा चल सके। लेकिन हुआ क्या कि जब पश्चिमी शिक्षा आई तो इससे जो लोग पढ़ने लगे तो उनके अंदर विकास होने लगा, उन्हें ये समझ में आने लगा कि ये उपनिवेशवाद तो हमारे देश का क्षरण कर रहा है। तो क्या हुआ? राष्ट्रीयता जन्म लेने लगी, उपनिवेशवाद विरुद्ध तर्कों का जन्म होने लगा। ठीक है, और खान पान, रहन सहन, यातायात, इन सब में परिवर्तन होने लगा। देखिए कैसे आज आप देखते हैं ना कि जैसे रेलगाड़ी वगैरह, मैंने आपको एग्जांपल दिया, और आप देखते हैं कि आज मार्केट में रोड साइड में देखते हैं ब्रेड ऑमलेट, कटलेट, ये सब कई तरीके की किनारे की दुकानें आ गई हैं ना, रेडियो की दुकानें आ गई हैं, नेक टाई आप पहनते हैं आज, ये सब इन्हीं लोगों की देन है। आप रोड में जो है बाई साइड चलते हैं, ये भी उपनिवेशवाद की देन है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस आ गए हमारे यहाँ। संसदीय व्यवस्था, विधि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि इसका ज्ञान आया। देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा को तो हम जानते हैं कि इसने हमको ग्लोबलाइजेशन एक स्तर पे बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़ा कर दिया। आज भी अगर हम रोजगार लेने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम इसका एक फायदा जो सबसे ज्यादा किसी को हुआ था तो वंचित वर्गों को हुआ था, स्पेशली दलितों को हुआ था। कैसे? क्योंकि भाई ये लोग क्या था ना, इनके पास औपचारिक जो शिक्षा व्यवस्था थी वो नहीं मिल रही थी। ठीक है, वो पूरी तरीके से इनके पास नहीं होती थी। लेकिन जब इनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो गया तो इनको कई ऐसे रोजगार थे जिनके अवसर इनको मिले और इनकी
इनके जीवन में परिवर्तन आने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये बन गया। पूर्वोत्तर भारत पर जंगल संबंधी कानून का प्रभाव, देखिए मैंने आपको बताया आरक्षण वाली चीज है, तो उस टाइम पे जंगल पर इन्होंने आरक्षण की नीति ला दी, ठीक है, इसको आरक्षित कर दिया अपने प्रभाव के लिए, अपने फायदे के लिए, चीजों के लिए, अपनी मतलब वहां पे व्यावसायिक रूप में, चाहे वहां के जंगल की लकड़ी हो या किसी और कार्य के लिए, खनन संबंधी चीजों के लिए अपने आरक्षित कर दिया। उस टाइम पूर्वोत्तर भारत क्या होता था, ये जो आज हम देखते हैं ना कि पूर्वोत्तर भारत में कई कई छोटे छोटे से जो है राज्य हैं, लेकिन उस टाइम पे पूर्वोत्तर भारत पूरा एक असम हुआ करता था। इसमें देखिए क्या हुआ कि इनके कानून के प्रभाव का असर देखिए क्या हुआ, कितना बुरा, कि 1861 से 1878 के बीच में जो 269 वर्ग मील का जो क्षेत्र था जो आरक्षित घोषित किया गया था, ये 1894 तक ही ये क्षेत्र इतना बड़ा हो चुका था, ठीक है, 3683 वर्ग मील तक ही हो चुका था। और ये किसकी जमीन थी आप सोचिए, ये जंगल उन लोगों की जमीन थी जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, जो यहाँ जीवन यापन करते थे, इनको खाने रहने सब कुछ सारी व्यवस्था इनकी जंगल पे आश्रित थी, और ऐसे लोगों से इनकी जमीन छीन ली गई थी। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है ना, वहीं से जो इनकी सशस्त्र विद्रोह से लेकर के जो भी इनकी ब्रिटिश विरोधी नीति या सरकार विरोधी जो इनके आप देखते हैं ना नीतियां जो ये कार्य करते हैं, वो इन्हीं सब की देन है, क्योंकि शुरुआत उसकी यहीं से हो रही है, उपनिवेशवाद से हो रही है, जब इनकी जमीनें क्या हो रही है, छीनी जा रही है, हत्याई जा रही है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ कि स्वतंत्र भारत के बाद में वो ये नीति कोई बंद कर दी गई, ये नीति तब भी जारी रही, किसके नाम पे, देश के विकास के नाम पे, खनन के नाम पे, इन चीजों के नाम पे आज भी ये चीजें जा रही हैं, ठीक है। चलिए फिर और आगे देखते हैं कि इसमें एक नगरीकरण और औद्योगिकीकरण एक बड़ा परिवर्तन आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उपनिवेशक अनुभव के बारे में जानते हैं कि ब्रिटेन में देखिए औद्योगिकीकरण चल रहा था, ठीक है। औद्योगिकीकरण का क्या मतलब है, मशीनीकरण शुरू हो गया था, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि बड़ी बड़ी मात्रा में लोग शहरों से जो है गांवों से जो है शहरों की तरफ जाने लगे विकास के लिए, ठीक है। और वहां पे क्या जैसे बड़े बड़े शहरों का जन्म होने लगा, जैसे स्पेशली लंदन को लेते हैं, अगर उसका एग्जाम्पल लें तो 1800 में, जब 1800 तो वहां पे 20% जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन जब औद्योगिकीकरण होना शुरू हो गया तो 1900 में वहां पे 74% जनसंख्या आ गई, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या शुरू हो गई, बड़े बड़े लोग थे वो बड़े बड़े जाके शहरों में बसने लगने शुरू हो गए, ठीक है। तो ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है, तो इसीलिए यही रीजन है कि हम औद्योगिकीकरण को ना जनरली नगरीकरण के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रभाव भारत में भी सेम हो, क्योंकि भारत में क्या हुआ, शुरुआत के समय में जब औपनिवेशिक में जब औद्योगिकीकरण शुरू हो रहा था तो भारत में इसका उल्टा होने लगा। भाई ब्रिटेन में तो ये हो रहा था कि लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे थे और बड़े बड़े शहरों में बस रहे थे, मशीनीकृत इनके लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा था, मशीनीकृत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन भारत में क्या होने लगा, लोग ज्यादातर कृषि की ओर मुड़ने लगे। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों ने उपनिवेशीवाद में और औद्योगिकीकरण में हमारा तो हथकरघा उद्योग और इन सबको समाप्त कर दिया, है ना, इनको एकदम ही बुरी कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया था। तो हमको क्या हुआ, हमें प्रॉफिट कहाँ दिखने लगा, हमें प्रॉफिट दिखने लगा कृषि में, और हमारे भारत के लोग क्या हुए, कृषि की ओर मुड़ने लगे। ये शुरू के टाइम की चीजें थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में तो औद्योगिकीकरण से नगरीकरण हुआ, लेकिन भारत में क्या हुआ, कृषि की ओर मुड़ने लगे, ठीक है। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण देखिए पॉइंट है। फिर ब्रिटेन औद्योगिकीकरण से भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण हुआ। अभी मैंने आपको जस्ट बताया वही बात कि जैसे कि तंजौर थे, ढाका थे, मुर्शिदाबाद, ये सब क्या थे, एक राज्यसभा होती थी, लेकिन ये सब विघटित होने लगी। हथकरघा उद्योग, कारीगर उद्योग, रेशम, कपास, परंपरागत जो ट्रेडिशनली उत्पादन जो था ना वो धीमा पड़ गया था, ठीक है। और क्या हुआ, सूरत और मछलीपट्टनम जैसे जो बड़े औद्योगिक नगर थे वो उसके अस्तित्व कमजोर हो गए और नए नगर आ गए। कौन से, मुंबई, मद्रास, कोलकाता पहला वो नया नगर था जो आधुनिक नगर था, ठीक है। मुंबई से कच्ची कपास का निर्यात, कोलकाता से पटसन, जूट, और चेन्नई से कहवा, चीनी मिल और कपास ये सब जाने लगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, चलिए इन सब में चाय की बागानी देखिए, वैसे तो कई उद्योग यहाँ हमारे यहाँ शामिल हुए थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ना चाय का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे सरकारी बल के द्वारा आप गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करके बलपूर्वक उनसे काम ले लेते थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 1951 में चाय उद्योग की शुरुआत हुई। चाय उद्योग ज्यादातर जो इसके बागान थे वो कहाँ थे, आसाम में थे। 1903 में तो 47,900 स्थायी और 93,000 अस्थायी मजदूर को शामिल कर दिया
गया था 1903 तक की, समझ रहे हैं आप। देखिए असम में तो जनसंख्या बहुत कम थी, ठीक है, तो लेकिन काम करने के लिए मजदूरों की तो जरूरत थी, तो इसलिए वो बाहर से लाए जाते थे। और यहाँ पे क्या होता था कि बुखारों का प्रकोप था, ठीक है, आबो हवा यहाँ की अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन सरकार और जो ठेकेदार थे वो मजदूरों पे खर्च करने के लिए नहीं तैयार थे, तो उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक मजदूरों की यहाँ पे बढ़ती शुरू की। इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, क्योंकि चाय की बागवानी उपनिवेशवाद की प्रभाव का एक बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण, देखिए अभी हमने पढ़ा कि नगरीकरण औद्योगिकीकरण जब उपनिवेशवाद में प्रभाव दे रहा था, लेकिन ये स्वतंत्र भारत में भी क्यों कंटिन्यू रह गया, क्योंकि रह गया ये इसलिए रहा क्योंकि जब पूंजीवाद भारत उपनिवेशवाद नहीं आया था, तब तो उससे पहले हमारा देश समृद्धि और संपन्न था, ऐसा कथाएं और जो साहित्य है इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब पूंजीवाद आ गया, एक बार उपनिवेशवाद आ गया, पूंजीवाद नहीं सॉरी, लेकिन उपनिवेशवाद स्पेशली जब आ गया, तो क्या हुआ, हमारा जो देश था वो गरीब हो गया, ठीक है। और इसकी स्थिति गरीब, इसका यही बड़ा एक रीजन था औद्योगिकीकरण का, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रवादी थे उनको ये लगने लगा कि अगर हम तीव्र और वृहद औद्योगिकीकरण करेंगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और हम गरीबी से क्या है निकल सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे देख चुके थे, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, जो विदेशी माल था उसका बहिष्कार किया था, जो स्वदेशी माल था उसको अपनाया था, ठीक है। तो इससे हमने वापस से हमारे जो स्वदेशी जो उद्योग थे उनको खड़ा करने की कोशिश की थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है लौह इस्पात उद्योग और विशाल बड़े बड़े बांधों और विद्युत शक्ति केंद्रों की नींव के बारे में सोचा, जिसका एग्जाम्पल क्या था, भाखड़ नांगल बांध, ये काफी ऊंचा बांध था, ठीक है। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला था, उन्होंने कार्य किया था, इसमें काफी लोगों की जान भी चली गई थी, ठीक है। और क्या हुआ कि मैंने औद्योगिक शहर का विकास होने लगा, जैसे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब क्यों भाई, औद्योगिकीकरण की वजह से ही हो रहा था ना। तो क्या हुआ कि ये तो भाई डेवलप होते थे, इनके डेवलपमेंट की वजह से आसपास का क्षेत्र डेवलप होने लगता था, तो क्या होता था, आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी और ऑफ कोर्स गरीबी में कमी आने लगती थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देखिए इसी का एग्जांपल है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। इन्होंने जो ये कमेटी बनाई थी, इन्होंने कार्य तो करना शुरू किया, लेकिन आगे ये नहीं बढ़ पाए क्योंकि भाई विश्व युद्ध वगैरह छिड़ गया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने 29 सह समितियों का गठन हुआ था, जिसको 8 उप समूहों में विभाजित किया गया। जो 8 उप समूह, ये देखिए ये हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीजों पे, इन मुद्दों पे काम करना शुरू हुआ, जिसकी नींव इसी के आधार पे 1950 में फिर हमने योजना आयोग का गठन किया। और आपको भी पता है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसने एक बहुत बढ़िया और अच्छा इफेक्ट, ठीक है, डाला था हमारे इंडिया के ऊपर, हमारी इंडिया की आर्थिक स्थिति के ऊपर, ठीक है। और हम देखते हैं कि देखिए स्वतंत्र भारत में नगरीकरण, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण का क्या मतलब है, इसमें क्या है कि देखिए नगरीकरण का मतलब क्या है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, है ना, जो शहरी जनसंख्या होती है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 21वीं सदी में जो है नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई, और इसमें किसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, भूमंडलीकरण और स्मार्ट सिटी ने। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन होगा, चीजें होंगी, स्मार्ट सिटी होंगी, तो वहां पे अवसर डेवलप होंगे, है ना। और जब अवसर डेवलप होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ज्यादा जो है अवसर डेवलप होंगे तो ज्यादातर लोग माइग्रेट करेंगे, है ना। तो 1951 में भारत की जनसंख्या के ये 17.29% थी नगरीकरण, ठीक है, जो 2843 कस्बों में ही रहती थी। लेकिन क्या हुआ 2011 में, क्या हुआ, ये 31.16% हो गई, जो कितने में 7935 कस्बों में रहने लगी, ठीक है। उसके आगे देखिए, ये तो जनसंख्या की बात हो गई, लेकिन दशकीय वृद्धि अगर आप देखते हैं तो वो कम हो गई। 1951 में तो 41.242 थी, लेकिन 2011 में 31.80 ही रह गई। देखिए इसका एग्जांपल आपको ये चार्ट से भी आप समझ सकते हैं कि जो दशकीय वृद्धि है वो 2011 में क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो जनसंख्या भी, नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है, तो कस्बों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक ये है कि जो समाजशास्त्री MS राव जी हैं, इन्होंने 3 प्रकार के नगरीय प्रभाव के बारे में बताया है। यानी कि नगर में नगर जो एक स्थापित हो रहा था, नगरीकरण जो हो रहा था, वो किस तरीके के प्रभाव को ला रहा था और कैसे कैसे हो रहा था। इसमें 3 स्थितियां इन्होंने दी है। कौन सी स्थिति दी है, पहली बोला है कि भाई प्रवासी लोग,
ठीक है, ये वो लोग हैं, इन्होंने कहा कि भाई जो लोग भी आपके बाहर रह रहे हैं ना, देश के, जो अपने रोजगार के लिए दूर दराज जाकर के रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, परिवार आपका वहीं पे गांव में ही रह जा रहा है, ठीक है, और मिलने घर एक साल में एक या दो बार, या दो चार साल में एक बार दो बार ऐसे करके आते हैं। बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, तो अक्सर या नियमित रूप से ये लोग पैसे भेजते हैं। तो क्या होता है कि एक तो पैसे की वजह से वहां पे डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्या, ये बाहर रहते हैं चूंकि, तो बाहर रह करके बहुत अच्छी चीजों को देखते हैं, तो ये वापस जब अपने गांव में आते हैं तो बढ़िया बढ़िया मकानों को बनाते हैं, या फिर कई लोग अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों को बना देते हैं, कई लोग ट्रस्टीज में दान देते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि उस गांव में जो स्थिति है वो परिवर्तित होती है इन प्रवासियों की वजह से, और नगरीय स्थिति वहां पे जन्म लेने लगती है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये एक स्थिति होती है जिसकी वजह से नगरीय प्रभाव वहां हमें देखने को मिल जाता है। दूसरी स्थिति क्या, औद्योगिक के शहर के निकट गांव प्रभावित, यानी कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे भिलाई है, भिलाई शहर अगर बन रहा है तो उसके आसपास बाजार भी बनेगा, कामगार भी विकसित होंगे, तो क्या होगा, आसपास का जो गांव है वो डेवलप करने लगता है ना। तो इसमें क्या होता है, लेकिन कामगार होते हैं जो आते जाते रहते हैं, ठीक है। महानगरों का उद्भव, जब महानगर बनता है, जब एक बड़ा नगर होता है तो इसके विस्तार से क्या होता है, आसपास के जो गांव होते हैं उनमें से कुछ गांव विलीन हो जाते हैं इन नगरों में, है ना, वो उनकी टेरिटरी में आ जाते हैं, और इस तरीके से नगरीकरण स्थापित होने लगता है। तो ये आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।